नमस्कार। मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अपने मन के विकारों की पराधीनता के बंधनों को तोड़कर अपने भीतर छुपी हुई प्रतिभा, संवेदना एवं मानवता को स्वतंत्र करें। हम नारी किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं हैं, परंतु सिर्फ ज़रूरत है अपने अंदर छुपी हुई उस शक्ति के एहसास करने की, अपने अंदर छुपी हुई उस शक्ति का आवाहन करने की। इस स्वतंत्रता दिवस मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, चाहे कितने भी कष्ट पड़े, अपने आप पे विश्वास करें, अपनी काबिलियत पे भरोसा करें और अपने विश्वास को टूटने न दें। हमेशा कोशिश करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप हिम्मत रखेंगी, तब तक जितनी भी रास्ते में मुश्किलें परेशानियां आएंगी, सब की सब मिटती ही चली जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। देहरादून की वादियों से आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं कविता बिष्ट, प्रेजेंटली मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून सर्किल में एज ए असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट अपॉइंटेड हूँ। जैसे कंथोला जी ने मुझे कहा कि मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी है, जिसमें मैं अपने बारे में, अपनी एक्सपर्टीज, यानी कि जो मेरा जिस फील्ड में मैं जॉब कर रही हूँ उसके बारे में, तो सबसे ज़रूरी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अपने थॉट्स देने। तो उन्होंने मुझे कहा कि कविता 2-3 मिनट की वीडियो बनानी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया इतनी सारी चीज़ें मैं 2-3 मिनट में समेटूं कैसे। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में 2 लाइन्स। यहाँ पे वुमेन को हटा देते हैं, एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज़रूरी है। तो मेरा मानना है एम्पावरमेंट मतलब ये है कि जब आप एक एज को क्रॉस कर लेते हैं, मतलब जब आप एडल्ट की पदवी आपको मिल जाती है, तो आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता मिले, आपके मस्तिष्क से आपको खुद से उस चीज़ की स्वतंत्रता मिले कि आप खुद के बारे में बिना किसी झिझक के, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने इमोशन से रिलेटेड, इमोशनली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड, समाज की, हमारी सोसाइटी की, हमारे देश की या हमारे रिश्तेदारों की जजमेंट का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यही एम्पावरमेंट है। सेकंड आते हैं मेरे सब्जेक्ट पे, कि 2 मिनट में कंपाइल करना है आर्कियोलॉजी, क्योंकि मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करती हूँ और मेरा मास्टर्स PhD दोनों आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट से ही है। तो मैं सिर्फ एक आर्कियोलॉजी के बारे में जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करना चाहूँगी सबसे पहले, और उसी को कि आर्कियोलॉजी है क्या। जब आप किसी एक लेमैन से पूछते हैं तो क्या बोलता है? खुदाई, मुर्दों की खुदाई, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी एक्सकवेशन इज पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी, वो पूरी आर्कियोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ताजमहल की बात करें, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, एक हमारी आर्कियोलॉजी का, हमारी हेरिटेज का, हमारी धाती का एक पार्ट है। तो जब हम ताजमहल की बात करते हैं, तो सबसे पहले, अगर आप लोग यूपी के होंगे या यूपी के आसपास के होंगे, तो आपको पता होगा कि किसी भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, यानी कि राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के आसपास के रीजन को भी संरक्षित किया जाता है, ताकि उस स्मारक के ऊपर कुछ प्रभाव ना पड़े। तो ये भी पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी है। सबसे पहले ये हो गया एनवायरमेंटलिस्ट का काम, जो भी आर्कियोलॉजी का पार्ट है। सेकंड, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, और सबसे बड़ी उसकी एक हिस्टोग्राफी बनाना, उसके जो सोर्स हैं और उसको उसकी ओरिजिनल स्टेज में संभाल के रखना। ये हो गया मॉन्यूमेंट के सेंस में।
तो पुरातत्व का एक संकल्प इतना है कि हमें हमारी हेरिटेज को भूलने नहीं देना है। मैं ऐसा मानती हूँ, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कैसे हम अपनी हेरिटेज को संजो कर रख सकते हैं, इसमें लीगल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। और इन सब चीज़ों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो वो होती है आर्कियोलॉजी। तो मेरी ओर से इतना ही। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम पूनम कैंथोला। मैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हूँ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं आज इस चैनल के माध्यम से सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो लगातार प्रयासरत रहती हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो भी आपका एम है उसके लिए लगन के साथ मेहनत करते रहिए। आप ज़रूर उस तक पहुँच सकते हैं। और कोई भी एम ऐसा नहीं होता है कि आप सोचें और वो आपको हासिल ना हो, लेकिन उसके लिए लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है, जो कि आप अपने अपने फील्ड्स में करते रहें। और एक नारी होने के नाते, एक लेडी ऑफिसर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह से बता सकती हूँ आपको कि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें कि विमेन आज के डेट में जिसका चैलेंज ना उठा सकें। लड़कियाँ हर जगह सक्सेसफुल होती हैं। और इवन आफ्टर मैरिज आप मेहनत कर सकते हैं, आप भरपूर प्रयास कर सकते हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए लगातार, और अपने गोल के लिए लगातार प्रयासरत रहें जब तक कि आप उसको अचीव न कर दें। थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। मैं रीनू डबराल, व्याख्याता अंग्रेजी, राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर। मैं आज आप सबके सामने एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आई। इंस्पिरेशनल स्टोरी, ये स्टोरी एक कहानी जैसी नहीं है कि ये मैं आपको कहानी सुना रही हूँ और हो गया। एक्चुअली मैं आज उन सब लड़कियों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कभी फैमिली के प्रेशर में, कभी कुछ और पर्सनल रीज़न से कर नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड हो गई, लेकिन ऐसा नहीं। मैं 21 इयर्स की एज में शादी करके अपने ससुराल आ गई थी। उस वक्त मैं एमएससी की स्टूडेंट थी, एमएससी फाइनल ईयर की, और एक सपना था कि एमएससी फाइनल करना है, देन पीएचडी करनी है और प्रोफेसर बनना है। इससे ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन शादी हो गई। शादी के बाद घर का माहौल ऐसा था कि सब लोग बीएड कर रहे थे, बीएड करके सब लोग अपना टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमें टीचिंग की तैयारी करनी है। तो मेरे दिमाग में भी आया पीएचडी में इतनी लंबी लाइन में जाके इससे बेटर है कि मैं बीएड करूं और फटाफट से एक एलटी या लेक्चर की नौकरी ले। मैंने 2006 में 2005 दिसंबर में मेरी शादी हुई थी और 2006 मई में बीएड में एडमिशन ले ली। पीएचडी का सपना ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद एमएड में एडमिशन लिया, एमएड किया, और एमएड के दौरान ही मैंने अपना एजुकेशन में नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया। नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जिस वक्त मैं नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर रही थी या नेट जीआरएफ की तैयारी कर रही थी, एमएड कर रही थी, उस दौरान मैं फिज़िकली बहुत वीक थी। कुछ ऐसे बीमारियों से मैं जूझ रही थी कि जहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, लोग सोचते हैं थोड़ा सा हम सही होते तो हम जीते। जीवन की लड़ाई लड़ रही थी। इन फेज पे एक स्ट्रॉन्ग
एटीट्यूड के साथ, एक विश्वास के साथ वो फेज़ भी मैंने कवर किया। जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ तो तब एक फिर से एक सपना आया कि क्यों ना पीएचडी किया जाए। मैं अपने 2 बच्चों को, एक 3 साल का बच्चा और एक 5 महीने की बेटी, इन दोनों को छोड़कर पीएचडी करने अल्मोड़ा चली गई। वहाँ मैंने पीएचडी की, पीएचडी का काम पूरा किया। उसके बाद मैं रामनगर आई। रामनगर में मैंने 4 साल पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जॉब किया, लेकिन कहीं एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं एमएससी बॉटनी थी, मैं नेट जेआरएफ एजुकेशन में थी, लेकिन लाइफ को एक सेटलमेंट नहीं मिल रही थी। उस सेटलमेंट के लिए न चाहते हुए भी मुझे खुद को डाइवर्ट करना पड़ा। मैंने अपना साइंस का फील्ड छोड़ के एमए इंग्लिश किया। एमए इंग्लिश जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, पॉलिटेक्निक में इंग्लिश लेक्चरर की वैकेंसी आई। मैंने उसमें अप्लाई किया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। आज मैं एज अ इंग्लिश लेक्चरर जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जॉब कर रही हूँ। लेकिन मन में एक चीज़ थी कि मैंने अपने को स्टेब्लिश करने के लिए खुद को डाइवर्ट तो किया है, लेकिन मेरा जो सपना था मुझे वो फुलफिल करना है। मैंने फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया। एक सिंगल पोस्ट पे एक पोस्ट आई और लकीली वो पोस्ट मुझे मिली। मैंने रिटन क्वालिफाई किया, मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया और मैं फिर उस पोस्ट पर सिलेक्ट हुई। लेकिन फिर अगेन फैमिली कंस्ट्रेंट्स, अब बच्चे बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई। अगर मैं अपने करियर में जाती हूँ तो मेरे बच्चों का करियर डिस्ट्रॉय होता है। मैंने फिर वो जॉब क्विट करने का सोच लिया और प्रेजेंटली जहाँ मैं काम कर रही हूँ उसी को कंटिन्यू करने का मैंने सोचा है। तो आप ये देखिए कि 21 साल की उम्र से आज मैं 37 ईयर्स की हो गई हूँ और लगातार 21 साल से यहाँ आज भी लाइफ में स्ट्रगल है। सेटलमेंट के बाद, स्टैब्लिशमेंट के बाद ये स्ट्रगल कंटिन्यू। फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें हम सेक्रीफाइस भी करते हैं, अपना करियर भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन अपने करियर को दांव पे लगा के इस टाइम पे मैं प्रेजेंटली इंग्लिश लेक्चरर के तौर पे काम कर रही हूँ और मैं सेटिस्फाइड। इसलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे नहीं जा रही हूँ। लेकिन ये स्ट्रगल यहाँ ख़त्म नहीं होगा। कुछ सालों बाद बच्चे बड़े होंगे, बच्चे सेटल होंगे एंड आई विल अगेन गो टू फुलफिल माई ड्रीम। मैं दोबारा अपने ड्रीम को फुलफिल करूँगी एंड इसके लिए मैं हमेशा स्ट्रगल करती रहूँगी। और यही मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ अपनी स्टोरी के माध्यम से कि आप के ऊपर चाहे परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अपने सपने को मत टूटने दीजिए। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक स्टॉपेज आ सकता है लाइफ में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप रुक सकते हैं, लेकिन उस सपने को अपने अंदर मरने मत दीजिए। उस सपने को जिए, रोज जिए, हर पल जिए, क्योंकि खुली आंखों के सपने पूरे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये स्टोरी आपको इतनी शॉर्ट में बताई है, लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल, इसके पीछे की मेहनत आप सोच भी नहीं सकते। जॉब के साथ साथ, बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ एक वैकेंसी पे असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट निकालना, रात को 3-3 बजे तक पढ़ना और सुबह 5 बजे बच्चों की स्कूल की तैयारी के लिए उठ जाना और 8 बजे अपने ऑफिस जाना, बहुत इजी टास्क है, बट आई डिड इट। और ये सब लोग कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो हर लड़की कर सकती है, क्योंकि हर लड़की के अंदर हिम्मत है, हर लड़की के अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है। तो आप अपने अंदर की हिम्मत को पहचानिए
और अपने सपने को मरने मत दीजिए। जहाँ मौका मिलता है, जब मौका मिलता है, उठिए, तैयारी करिए और अपने सपने को पूरा करिए। आरती मैठाणी, वन क्षेत्र अधिकारी, वर्तमान में गोपेश्वर रेंज केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में कार्यरत हूँ। अकादमिक रूप से मैंने बीएससी जेडबीसी ग्रुप से एमए इंग्लिश लिटरेचर में, डिप्लोमा में फार्मेसी और बीएड किया है। डिप्लोमा करने के बाद मैंने 5 साल तक मेडिकल स्टोर चलाया और बीएड करने के बाद 1 साल अध्यापन कार्य भी किया। तत्पश्चात रेशम विकास विभाग में, उत्तराखंड सरकार के रेशम विकास विभाग में मैंने एज एन इंस्पेक्टर ऑफ सेरिकल्चर के रूप में कार्य किया। फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लगभग 1 साल तक ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर के रूप में कार्य किया और गत 5 वर्षों से मैं वन विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। वन विभाग पहले एक मेल डोमिनेटेड विभाग माना जाता था, किंतु मैंने और मेरे साथियों ने कठिन परिश्रम से इस आशंका को, जो ये संदेह था लोगों का कि मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट है, इसको निर्मूल सिद्ध किया है। हमने अभी अपने सभी चैलेंजेस को पूरा किया। अपने कार्यकाल की बात करूं तो मैंने लगभग 200 डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट लैंड था उस पर प्लांटेशन करवाया, और सिर्फ प्लांटेशन करवाना हमारा मकसद नहीं है। उन पेड़ों को, जो हमने पौधे लगाए हैं, उनको बड़े होने तक उनकी निगरानी करना हमारा ध्येय है और इस ध्येय पे हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर और चैलेंजेस की बात करें तो लगभग 4800 मीटर एल्टीट्यूड तक मैंने हाई एल्टीट्यूड पेट्रोलिंग अपनी टीम के साथ की है और जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने वन विभाग में सामने आए हैं उन सभी को हमने पूरा किया है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मेरी उम्र 38 साल है। मेरे 2 बेटे, एक 17 साल का और एक 14 साल का है। मेरी शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी और शादी के बाद मैंने सबसे पहले अपना अध्ययन पूरा किया। उसके बाद विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त किए और उत्तराखंड सरकार के लगभग 5 विभागों में मुझे कार्य करने का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अनुभव प्राप्त है। तो अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कोई इंसान काम करने की उसमें ललक हो, वो कुछ करना चाहता है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग सभी लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।